हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लेके आए हूं एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोस्टैट के सॉल्यूशन का अगला पार्ट। और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी प्रकार की शुल्क की व्यवस्था नहीं। सारे गरीब बच्चे, सारे गाँव कस्बों से बिलोंग करने वाले बच्चे, किसी भी प्रकार के बच्चे, कोई भी बोर्ड के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम चर्चा कर चुके थे अगले वीडियो में। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, तो यह देखेंगे क्या लिखता है। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस, क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी बराबर दिया है 2.5 इंटू 10⁻�7 कूलम लोकेटेड एट ए पॉइंट ए। देखिए इसका कोऑर्डिनेट दिया है, चार्ज कहां पर रखा गया है। जो ये प्लस वाला चार्ज है वो कोऑर्डिनेट उसका दिया है 0 0 -15 सेंटीमीटर, और जो माइनस वाला चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 15 प्लस 15 सेंटीमीटर दिया है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। क्या कहता है, किसी निकाय के दो आवेश है, क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम और क्यू बी बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, क्रमशः दो बिंदु ए 0 0 -15 तथा बी 0 0 प्लस 15 पर रखा गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो प्लस वाला चार्ज है ये माइनस कोऑर्डिनेट पे रखा गया और माइनस वाला जो चार्ज है वो प्लस कोऑर्डिनेट पे रखा गया। तो कहता है कि निकाय का कुल आवेश कितना होगा तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, ये हमें निकालनी है। तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों सोल्यूशन। ये मेरी होगी एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ी इसको बड़ा मैं कर लेता हूं। ये मेरी होगी एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरी हो गई वाई कोऑर्डिनेट और ये मेरी हो गई जेड और ये मेरी क्या हो गई जेड डैश। अब इस जगह पर देखिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है, बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो चार्ज रखा देखिए यहाँ प्लस पर, ये जो प्लस पर जो चार्ज है बी पर वो क्या है माइनस। तो यहाँ पर जो चार्ज है इसका मान है क्यू बी बराबर -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब देखते हैं यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ये है ए। अब ए का जो कोऑर्डिनेट दिया बच्चों, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे 0 0 -15 सेंटीमीटर और जो ए पर ये 15 सेंटीमीटर है और ए का जो चार्ज है ये क्या है क्यू ए का वैल्यू कितना दिया है, तो क्यू ए का वैल्यू दिया 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁷ कूलम। तो अब कहता है कि सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज क्या होगा, जैसा देख लेते हैं। तो नेट चार्ज कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना, अगर हम मान लेते हैं कुल आवेश क्यू है तो क्यू बराबर क्या होगा क्यू ए और प्लस क्या होगा क्यू बी। अब हम लोग देखते हैं कि क्यू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2.5 10⁻⁷ कूलम और क्यू बी की वैल्यू कितनी है तो -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एक देखिए पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल, इट मींस 0। इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो आता है बच्चों, इस सिस्टम का जो पूरा चार्ज जो आती है, कुल आवेश जो आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। अब हमको कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसकी पूरी लेंथ निकालनी होगी। तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर और ये फिर यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस 15 बराबर क्या होगा 13 सेंटीमीटर। इस पूरी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं 2L कहते हैं। तो 2L बराबर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। और इस 30 को मीटर में बदलेंगे तो 30 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻2 मीटर, ये मीटर में हो गई। अब हमको क्या करनी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहता है P बराबर क्या होगा, तो P बराबर हम लोगों ने पढ़ा Q इंटू क्या पढ़ा है 2L। तो Q क्या, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई भी, चाहे नेगेटिव ले या पॉजिटिव, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को हमको कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी एक चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, इट मीन्स क्या हो गया, तो हम लोग क्या करें P, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव किसी का भी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 2.5 और QL 2.5 इंटू 10⁻⁷ और QL की वैल्यू जो हमारी है, तो बच्चों आप देख सकते हैं 2L की जो वैल्यू है कितना बाबू, तो 30 इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए हमारा कितना बचता है, तो हमारे पास बचती है क्या 25 या 75 यानी 7.5। अब जीरो का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 10⁻⁻2 और 10⁻⁷ 10⁻⁹ 9 और एक जीरो उसको दे दिए,
तो -9 में एक जीरो ऐड हो गई तो इट मीन 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? तो कूलम मीटर होता है। तो इसका यूनिट हो गया कूलम मीटर। ये सवाल थी, कितनी सीधी सवाल थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट 4 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁹ कूलम मीटर इज aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. वो सारा डाटा दिया, अब केवल टॉर्क निकालनी है। तो टॉर्क, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5 मल्टीप्लाई विद 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण यानी टॉर्क की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे देख सकते हैं बच्चों, ऐसा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। और ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब भैया क्या कह रहा है, जैसा ध्यान देंगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, इसकी वैल्यू कहीं दी हुई है, क्या दिया है देखते हैं। E बराबर दिया है, E = 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ। अब इसमें एक डाइपोल रखा हुआ, जैसे एक डाइपोल यहाँ पर हमने अपन लोगों ने एक डाइपोल यहाँ पर रख दिया, और डाइपोल कितने डिग्री के एंगल पर रखा, 30 डिग्री के एंगल पर। और इसका डाइपोल मोमेंट जो P का वैल्यू दिया है, देखिए कहीं लिखा होगा, है ना, विद द डाइपोल मोमेंट, इसकी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है, P का मान दिया है, P का मान दिया है 4 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁹ कूलम मीटर। और E की जो वैल्यू दी है, E की वैल्यू दिया है 5 मल्टीप्लाई विद 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया, E की वैल्यू दिया। और यहाँ थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, थीटा की वैल्यू कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। कहता है टॉर्क निकालने, चलो भैया टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क बराबर हम लोग क्या पढ़े, PE sin थीटा। अब देखिए P की वैल्यू बिठाएंगे, सबसे पहले P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, 5 मल्टीप्लाई विद 10⁴ साइन कितनी डिग्री, साइन 30 डिग्री। क्यों 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। आप लोग देख सकते हैं ये नीचे जा रही है क्या, नहीं है ना, 5 चौका 20 हो गया बच्चों, 20 हो गई, है ना। और हमारे पास बची क्या, -9 में +4 चला गया 10⁻⁵, और साइन 30 का मान होता है हाफ, और ये कैंसिल हो गया 10 बार में, इसको दे दिए हम 1 0, तो बचा 10⁻⁴ बचा। और इसका यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, आप हमारे वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। इसमें जितनी भी NCERT का सोल्यूशन है वो सारा मैं डाल दूंगा, सारा मैं आपको बकायदा बता भी दूंगा, क्योंकि आपको कोई भी बोर्ड हो वो बुक से NCERT से बाहर कुछ नहीं पूछने वाली। बस क्या है, NCERT से रिलेटेड डिजिट बदल जाएगी लेकिन NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाली है। इसलिए एक ये देवघर में एक तरह का अपना एक पहला प्रथा हम ही चलाए थे, और ये अनूठा चलन है कि NCERT के सोल्यूशन को बताना। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हर एक वीडियो को आप फॉलो करते रहें, आपको पूरी की पूरी NCERT फ्लक्स फिजिक्स की पूरी सोल्यूशन हमारे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए पॉलिथीन पीसेस रब्ड विथ ए वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁷ कूलम। यानी जो पॉलिथीन में जो चार्ज है वो कितना है, 3 × 10⁻, वो नेगेटिव चार्ज है पॉलिथीन में। ऊन के साथ जब रगड़ा गया तो पॉलिथीन में एक नेगेटिव चार्ज आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज ऑन पॉलिथीन, यानी पॉलिथीन पर आवेश है ना। तो पॉलिथीन पर आवेश कितना बच्चों, तो पॉलिथीन पर आवेश है 3 × 10⁻⁷। लेकिन ये चार्ज की कैसे है, देखो यहाँ पर ऋण आवेश है यानी नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, तो नेगेटिव देंगे। अब कहता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 20 to 20। आप देखिए यहाँ पर क्या कहता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या अभिकलित कीजिए, किस पदार्थ से किस पदार्थ में गया। तो ऊन को पॉलिथीन से रगड़ा गया, नेगेटिव चार्ज किसकी हुई,
पॉलिथीन की नेगेटिव चार्ज हुई, तो पॉलिथीन में नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन किस में गया, ऊन से पॉलिथीन में गया, फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, पॉलिथीन में जा रही है नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। अब आते देखते हैं, कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा है क्यू बराबर क्या पढ़े हैं, प्लस माइनस एन। अगर हम ये माइनस यहाँ बिठाते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब हमारे, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ये -3, छोड़िए केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, तो हटाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻7, और ये क्या ले लिए n, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.10 10⁻⁻19 कूलम। अब ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ माइनस ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस ले सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, डिवाइड में हो जाएगी, चल डिवाइड में कर डाल, 3 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻19, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी मेरे भाई। कितने टाइम, 5 टाइम में, कितने टाइम में, 8 टाइम में गया। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास n की जो 5 थी 15 हो गया, और हमारे पास बचा 10⁻, ये अगर -19 ऊपर जाता तो ये पॉजिटिव हो जाती है, यानी 10⁻12 और अपॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना होता है, देखिए तो 8 एकम 8, अब बची हमारे पास कितना बची, 7 बची। अब 8 एकम 8, 7 बची, 8 8 64, 8 8 बच गई कितनी, 7 बची, 8 8 64 बच गई 6, 7 8 56, 8 पंचे 40, इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। ये लगभग किसके बराबर है बच्चों, तो ये लगभग बराबर है 1.875, ये अप्रोक्सीमेट है 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब बी नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता गालिब, कहता इज देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या ऊन से पॉलिथीन में कोई मास का ट्रांसफर होता है, क्या ऊन से पॉलिथीन में संहति मतलब मास, मास का ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान का कोई ट्रांसफर होता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर मान लीजिए कि ये पेन अगर मेरे हाथ से चला गया तो इस पेन का तो कुछ तो मास है, अगर ये जहां गया तो वहां तो मास हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है, और क्या है, तो वो मास का ट्रांसफर होगा। एज द ट्रांसफर of electron from wool to polythene, then the mass is also transfer from wool to polythene। अगर क्या होता है कि ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ऊन से पॉलिथीन में मास का भी ट्रांसफर होगा, और वो मास होगा हमारा मेरे भाई, मास बराबर कितना, इतना इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा नेट मास होगा 2 × 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास देखिएगा, या फिर आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतनी मास का ट्रांसफर हो रहा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 दूना कितना हो गया, 18, ये हो गया। अब ये इसमें चली जाती है तो कितनी बचती है, 10⁻11 में 9, ये 2 बचा, 1 माइनस। अब ये पॉइंट को हम इधर ले आते हैं तो कितना होता है 1.82 × एक घर हम क्या किए, आगे ले गए, एक घर आगे ले गए हम, तो एक घर आगे लगने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा 10⁻18 kg, क्योंकि एक घर हम आगे ले गए तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस किए 10। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैविंग देयर सेंटर separated by distance of 50 centimeter, what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each 6.5 × 10⁻⁻7 coulomb, the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। बी नंबर क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ। उसके कहता है, तो बी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दोनों गोले का चार्ज क्या क्या दोगुना कर दिया जाए और बीच की दूरी आधी कर जाए, तब फोर्स क्या होगी। इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, क्योंकि जगह कम है तो इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा, इसलिए अगर किसी को लगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोले को पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम है तो इनमें पारस्परिक
स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो दोनों के क्या होगा, जो फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। प्रतिकर्षण बल की प्रकृति क्या होगी, यहाँ कहा कि कितना है, गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य है, मतलब उसमें कोई नेग्लिबल रेडियस है ही, रेडियस को नेग्लिबल माना गया। तो अब देखिए कहता है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक गोले पर जो चार्ज को है वो दोगुनी कर दी जाए तथा उसके बीच की दूरी को क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो गोले पर कितना बल लगेगा। तो मैं थोड़ा हिंदी मीडियम में थोड़ा हिंदी वाले मिटाना चाहूंगा मैं, इसलिए क्योंकि जगह नहीं मुझे मिल रही बनाने के लिए, मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। तो आइए हम इसको बताते हैं, ये मैं इसको फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूं। अब आप देखेंगे क्या कह रहा है, विद्वान लिखता है दो गोले हैं, एक गोले ये है और जिसकी चार्ज कितनी है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और ठीक 50 सेंटीमीटर पर एक गोला और है, एक स्फेयर और है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज है वही सेम चार्ज दिया 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब कहता है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो एक नंबर में हमसे जो मांगा गया Q1 बराबर दिया Q1 इक्वल टू Q2, और दोनों की वैल्यू कितना दिया 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, दोनों दे। R की वैल्यू जो दिया हमारा 50 सेंटीमीटर। चलो बच्चों इसको मेरे भाई इसको करते क्या, मीटर में हम लोग बदल लेते हैं, तो मीटर में बदलते हैं 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए 50 मल्टीप्लाई विथ क्या कर देते हैं हम लोग 100 से डिवाइड कर देते, तो और भी 1/2 बराबर हाफ सेंटीमीटर, ये हो गया मेरी हाफ, है ना, सॉरी हाफ मीटर, ये मीटर में बदल गया, ये हाफ मीटर हो गया। अब हमको कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम का लॉ लगानी है, तो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4πε0, और क्या होता है Q1 Q2 और अपॉन R²। नाउ यू शुड पुट द वैल्यू अब 1/4πε0, इसका वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू वही हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁷ क्या आ गया -7। फिर Q2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम हो गया। अब हम लोग कहता है क्या R², तो R² का मतलब क्या हुआ 1/2 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी आसान है थोड़ा दिखाते हैं। अगर हम लोग 65 को 65 से मल्टीप्लाई के 6 सते 42, 5 × 25, 4225 हो गया, 4225। अब 4225 2 दूना 4 हो गया और 9 चौका 36, 4225 को हम लोग 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में रहा 3 रहा, 6 दूना 12, 12 12 और 5 × 15 27 27 27 और 3 27 और 3 30 हाथ में फिर रहा 3, 6 दूना 12 12 12 और 12 और 6 18 18 3 21 हाथ में रहा 2 रहा, 6 चौका 24 हो गया, 24 24 24 24 24 और 6 24 और 6 30 और 2 32 के 2 हाथ में रहा फिर रहा 3 रहा, ये चला गया 0 में 4 12 और 3 15। तो हमारे पास अब आ रहा है 15210 और कितने पॉइंट 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट हम यहाँ इसको कैंसिल करते हैं और हमारे पास बच गई क्या देखिए 10⁻⁷ 10⁻14 -14 में 9 चला गया, -14 में अगर 9 जाती है तो 10⁻ कितना बचती है 10⁻⁻5। अब हम लोग क्या करते हैं ये पॉइंट को यहाँ पर लाते एक डिजिट, तो हम कितने घर आगे जा रहे हैं 1 2 3 घर हम आगे जा रहे हैं, तो ये +3 कर आगे जाना मतलब प्लस करेंगे, तो हमारे पास f जो बच गई ये 3 घर आगे जाएंगे 1 2 3, तो 1.521 और यहाँ 3 घर हम आगे गए इसलिए 3 प्लस करेंगे, तो 3 प्लस करेंगे 10⁻⁻2 न्यूटन हो गया ये फोर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि अगर दोनों के चार्ज को दोगुना कर दिया जाए, दोनों के चार्ज को क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए, बीच की दूरी को आधी कर दिया, तो अगर ये मान लेते हैं सपोज कीजिए हमारे पास जो है ये अब जो नया Q1 इसको हम लोग Q1 डैश कर देते हैं, इसको क्या हो गया 2Q1 हो गया, Q2 डैश कर देते हैं तो Q2 डैश ये क्या ये दोगुना हो गया पहले की अपेक्षा, और ये बीच की दूरी क्या हो गई बीच की दूरी R डैश कर देते हैं, तो ये दूरी अब जो पहले थी R थी वो क्या होगी उसकी आधी हो गई, आधी मतलब R/2। अब हमारे पास F बराबर क्या बचेगा जैसा आप देखेंगे तो कूलम फोर्स में हम लोग ने पढ़ा 1/4πε0
और यहाँ पर क्या होगा Q1 डैश मल्टीप्लाई विथ Q2 डैश और यहाँ क्या होगा R डैश का स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं, F बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो गया Q1 डैश का वैल्यू कितना है 2Q1, तो हम लोग यहाँ पर बैठाते 2Q1। Q2 डैश का वैल्यू कितना है तो 2Q2 और ये हम लोग क्या कहते हैं R डैश का मान क्या हो गया R/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, सिर्फ सिंपल देखिए सब वही वैल्यू आ रही है, Q1 आ गई, मेरी Q2 आ गई, मेरी R स्क्वायर आ गई 1/4, तो वही तो रहेगी। तो कितनी बढ़ गई 2 दूना 4, 4 गुनी हो गई और ये 2 दूना 4 और वो ऊपर चलेगी तो 16 गुनी होगी। यानी क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इधर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या F बराबर 16 मल्टीप्लाई विथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग ने निकाला, इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले जैसा देखिए तो अभी तुरंत निकाले आपकी वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई विथ 1.521 और 10 टू दी पावर -2। चलिए गुना करते हैं, 16 एकम 16 हाथ रहा 1 रहा 16 दूना 32 और 1 33 के 3 हाथ रहा 3 रहा 16 पंचे 80 है 3 83 हाथ रहा 8 रहा 16 एकम 16 8 24, तो ये हो गया हमारा कितने 1 2 3 यहाँ दिए पॉइंट और ये हो गई 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 और ये होगी 10 टू दी पावर -2। इतना न्यूटन आप दे सकते हैं, पॉइंट यहाँ देंगे तो 10 टू दी पावर -1 या फिर इसको ऐसे कर देते ना, ये पॉइंट -2 है तो 0.24 2 डिजिट बाद कर देते हैं 336 न्यूटन, ये आपकी आंसर आ गई। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 13 कहता मान लीजिए प्रश्न 12 में जो अभी क्वेश्चन बनाए 12 क्वेश्चन नंबर 12 में प्रश्न 12 में मान लीजिए प्रश्न 12 में ए और बी आकार का सर्वगामसम गोला, मतलब दोनों गोला क्या है सिमिलर है, सेम साइज का सर्वगामसम गोला है तथा इसी आकार का कोई तीसरा अनावेशित गोला। अब एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है इसमें और इसी आकार का साइज सेम है, इसी आकार का कोई तीसरा गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाया था। पहले उसको क्या किया था, पहले गोले से टच कराया था, उसके बाद हटा के दूसरे गोले से टच कराया था और फाइनली क्या करता उस गोले को हटा लिया जाता और हटा लेने के बाद कहता कि नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 12 हैविंग आइडेंटिकल साइज ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, तीसरा स्फीयर लाया था सेम साइज का तीसरा स्फीयर बट अनचार्ज but contact with the first then after contact with the second, पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में किया था सेकंड के एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से इसको दूर हटा लिया जाता है। तो कहता है कि अब बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अभी हम लोग बताए थे बच्चों कि ये दो गोला था, एक गोला का ए था इसका 6.5 10 टू दी पावर क्या था -7 कूलम था और ये बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था और एक और आइडेंटिकल गोला था सेम 6.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम था। अब ये बी था, अब यहाँ पर क्या हो गया एक तीसरा गोला आ गया ये थर्ड और सबसे इस पर कोई चार्ज नहीं, अभी इस पर चार्ज 0 है। सबसे पहले क्या करेगा इसको इसके कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो अब जब कांटेक्ट में लाया जाएगा तो दोनों क्या अगर न्यूट्रल होने के लिए आधा आधा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट के लिए बांट लेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या बचता है, क्यों ए कितना बचता है, तो यहाँ बचा 6.5 10 टू द पावर -7 प्लस 0 अपॉन 2 और ये हमारे पास 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 अपॉन 2 और जब दोनों को डिवाइड करें तो 3.25 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम ये हो गया। क्यों अब इसके पास अपना चार्ज हो गया, ये इतना चार्ज ले लिया, पहले कुछ नहीं था दोनों आधा आधा बांट लिया, अब चार्ज हो गई इसके पास। अब ये क्या कर रहा है इसको फिर अब इसके संपर्क में ला रहा है, तो भाई ये ले आया संपर्क में, तो ये क्या हो गया क्यू बी का मान कितना इसके पास कितना है 6.5 10 टू दी पावर -7 कूलम और क्यू बी का मान कितना है तो 3.25 10 टू दी पावर -7 और अपॉन 2। अब हम लोग जब जोड़ते हैं दोनों को तो 9.75 10 टू दी पावर -7 अपॉन 2 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया बचा है, तो 8 दूना 16 हो गया और 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, अब बचा है 7 दूना 14 हो गया 5 बार में, इतना हो गया 10 टू दी पावर -7। अब हम लोग को कहता है कि आप बताइए कि फोर्स कितनी होगी। ठीक है, फोर्स कूलम फोर्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे या फिर आप के लिख दीजिए, क्यू ए क्यू बी
अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, अभी क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदले थे तो 1/2 आया था, डिस्टेंस को कुछ भी नहीं किया, सेम रहने दिया, डिस्टेंस वही अनचेंज है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, के का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ये 9 होता है, 9 × 10⁻9 क्यू ए की वैल्यू कितनी होगी 3.25 × 10⁻⁻7। अब क्यू बी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बी की वैल्यू होगी 4.875 × 10⁻⁻7 और अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 1 क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या फाइनली, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 5.7 और 10⁻³ न्यूटन, ये हमारी आंसर होगी। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह को दर्शाए गए हैं। 3 कण जा रहे, 3 चार्ज पार्टिकल है 1, 2 और 3, 3 चार्ज पार्टिकल है, तीनों आवेश के चिन्हों को लिखिए। एक क्वेश्चन ये, इसमें से किस कण का आवेश संहति, आवेश मतलब चार्ज, संहति मतलब द्रव्यमान, अनुपात अधिकतम है। The given figure show the tracks of 3 charge particle in uniform electrostatic field. Given sign of the 3 charge, which particle has highest charge to mass ratio? चार्ज टू मास, चार्ज और मास का रेशियो किस पार्टिकल का अधिक है। तो एक बात देखते हैं, तीनों पार्टिकल को देखते हैं। पार्टिकल 1 जैसे देखेंगे, कहता सबसे पहले कहता तीनों पार्टिकल में चार्ज क्या होगी, सबसे पहले हमको वो देखना है, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, तो हम लोग एक देखते हैं कि किस पार्टिकल का चार्ज क्या होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देते हैं, देखो 1 में, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं पार्टिकल 1, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं कण 1, पार्टिकल 1 में देखिए ये किधर, पार्टिकल 1 किधर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रही है। और जो पॉजिटिव की तरफ कौन, अगर ये पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव की तरफ नहीं मुड़ती, रिपल्सन हो जाती, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या है नेगेटिव चार्ज है। पार्टिकल 1 में कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल 2, अब हम लोग देखते हैं पार्टिकल 2 में, देखते हैं यहां पर देखते हैं कण 2 में, देखते हैं कौन सी चार्ज होगी। तो ये भी किधर जा रही बच्चों, ये भी देख रहे हैं पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है, और जब पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है तो उसमें भी कैसी चार्ज होगी, तो उसमें भी जो चार्ज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं पार्टिकल 3 की अगर हम लोग बात करें, पार्टिकल 3 की बात करें तो क्या होती है, वो किधर आ रही है, तो देखिए नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होती तो रिपेल कर जाती, लेकिन ये क्या है उसके तरफ अटैक टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की मूव कर रही है, इसका मतलब इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तीनों आइडेंटिफाई हो गया कि किसमें कौन सा चार्ज है। अब अगला क्वेश्चन में बोलता है कि किसका चार्ज और मास का रेशियो सबसे अधिक होगा, ठीक है, किस पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो सबसे अधिक होगा, ठीक है। एक बात करते दोस्तों, क्या ये हम लोग पढ़े E बराबर हम लोग पढ़े हैं F अपॉन क्या पढ़े Q। अब चलिए इसको इधर कर देते हैं, तो E Q बराबर क्या हो गया हमारा F। अच्छा एक बात बताइए, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल एसिलरेट हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है की डायरेक्शन में। देखिए अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो ये मेरी कौन सी कोऑर्डिनेट होगी, y कोऑर्डिनेट, और ये किधर होगा टुवर्ड द y डायरेक्शन की ओर एसिलरेट हो रहा है। तो इसका एसिलेशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास होती है, तो फोर्स का वैल्यू कितनी हो गई, तो फोर्स की वैल्यू होगी EQ अपॉन क्या होगी m। अब एक बात बताइए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे 11th क्लास में, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे S बराबर UT प्लस हाफ AT²। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल पहले ये क्या है S, ये इस डायरेक्शन में लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी y। इनिशियली ये 0 था, ये 0 हो गई, हाफ यहाँ क्या लिखेंगे AY और T², ये y हो गया 0 हो गया, हाफ AY की वैल्यू क्या है देखिए तो दोस्तों EQ अपॉन m और क्या हो गया T²। अब एक बात बताइए, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये चार्ज और मास का रेशियो हमसे पूछ रहा है, चार्ज और मास का रेशियो किसका हाईएस्ट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं चार्ज, ये देखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगी, इसके वैल्यू कुछ नहीं। तो ये जो चार्ज और मास का रेशियो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज और मास का रेशियो जो होगी वो डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगी। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन कर रही है। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो हो रही है
पार्टिकल थर्ड का हो रहा है। पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1 का डिफ्लेक्शन उतना अधिक नहीं हो रहा है जितना पार्टिकल थर्ड का हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द पार्टिकल 3 हैज मैक्सिमम चार्ज टू द मास रेशियो। पार्टिकल 3 का मास और द्रव्यमान और संहति का अनुपात सबसे अधिक होगा। कण 3 का द्रव्यमान और संहति का आवेश और संहति का अनुपात सबसे अधिक होगा।